वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। वह जिसका नाम है किष्किंधा कांडम। किष्किंधा का नाम सुनते ही सुग्रीव का राज्य याद आता है, लेकिन ये मूवी रामायण से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन एक बंदर से जरूर कनेक्शन है इस मूवी का। अब मूवी के बारे में बात करें तो स्पेशली मुझे इस मूवी का एंडिंग बहुत ही इमोशनल लगा। सच में किसी को भी ऐसी नौबत ना आए। हालांकि मूवी थोड़ा स्लो चलने लगती है, लेकिन ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रही। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो पुलिस वाले ये ऐलान कर देते हैं कि जिन जिन घरों में लाइसेंस्ड गन है वो सारे लोग अपनी गन्स को हैंड ओवर कर दें। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन पर आकर अपनी गन को हैंड ओवर करने लगते हैं। दूसरे सीन में हमारे हीरो अजय को दिखाया जाता है। फिलहाल अजय रजिस्टर ऑफिस में अपर्णा से शादी कर रहा होता है। उसी वक्त अजय का फ्रेंड अजय के पास आकर इसको फोन देते हुए कहने लगता है कि पुलिस ने तुमको कॉल किया। अजय पूछने लगता है क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? वो पुलिस वाला कहने लगता है कि अप्पू पिल्लई आपके पिताजी है ना, हमने आपके पिताजी को कॉल किया लेकिन कोई भी फोन पिक नहीं कर रहा, इसलिए हमने आपको फोन किया। आपने न्यूज़ तो पढ़ा होगा ना कि जिन जिन लोगों के पास लाइसेंस गन है वो पुलिस स्टेशन पर आकर हैंड ओवर कर दे। सो आपके पापा के पास भी एक गन है ना, इसलिए कॉल किया हमने। अजय कहने लगता है कि शायद सर मेरे पापा बिजी होंगे, कोई बात नहीं, मैं शाम को गन लाकर हैंड ओवर कर दूंगा, फिलहाल मैं बिजी हूँ। पुलिस वाला कहने लगता है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, हम खुद चले आएंगे। इस तरह से वो पुलिस वाला अजय से उसके घर का एड्रेस ले लेता है। अब अजय के पास ही शिवा नाम का एक कांस्टेबल होता है। शिवा इसके लिए एक बड़े भाई जैसा होता है। अजय से कहने लगता है कि तुम अपने पापा को फोन करके पूछो। तो उसी तरह से अजय अपने पापा अप्पू को फोन करके पूछने लगता है कि पापा क्या गन मिली? अप्पू कहने लगता है नहीं मिली, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ पर चली गई। इस तरह से गुस्से से अजय का फोन काट देता है। शिवा अजय को एक एडवाइस देने लगता है, देखो अजय मेरी बात मानो, गन खो जाने की पिटीशन दाखिल करेंगे हम। अगर कोई उस गन का इस्तेमाल कर दे तो वो केस हम पर ही आ सकता है, इसीलिए रिस्क होने से पहले पिटीशन दाखिल कर दो। अजय कहने लगता है देखो भैया, मैं ऑलरेडी इस बारे में मेरे पापा जी से बात किया, लेकिन इसके लिए मेरे पापा नहीं मान रहे, और वैसे भी पापा गन ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगी। बाद में अजय और अपर्णा की शादी होने पर ये दोनों अजय के घर पर आने लगते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पुलिस वाले अप्पू के घर पर आते हैं। अप्पू पुलिस वालों को सच बता चुका होता है कि इसकी गन खो गई। पुलिस वाले भी इसके घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन नहीं मिलती गन। और यहाँ पर एक और बात यह है कि अप्पू एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है। उसी वक्त यहाँ पर अजय आता है। पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर मैं इनका बेटा हूँ और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। वो पुलिस वाला अजय और अप्पू को हल्के से डांटने लगता है कि आपके पापा तो एक मिलिट्री ऑफिसर रहे, तो ऐसे कैसे आपके पापा ने गन खो दिया? इलेक्शन का टाइम चल रहा है इसीलिए हमको ये बात पता चली, अगर इलेक्शन का टाइम ना होता हमको या तो फिर आपको ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलती। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं आप लोग? अगर किसी ने उस गन का मिसयूज किया तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है। अप्पू को गुस्सा आकर उस पुलिस वाले से कहने लगता है देखिए सर, मैं पिटीशन फाइल कर दूंगा, तब भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगी तो मैं सारा दिन पुलिस स्टेशन में आकर बैठ जाऊंगा। खैर उसी रात अजय अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल में बात करते रहता है। अजय अपनी गन की बात अपने फ्रेंड से शेयर करने लगता है। इसका फ्रेंड अजय को थोड़ा सजेशन देने लगता है, अरे यार उस मामले को छोड़ो, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई, थोड़ा चिल करो ना, कुछ नहीं होगा, तुम लोगों ने पिटीशन फाइल कर दी ना, बस काफी है। इस तरह से फोन काट देता है। उसके बाद अपर्णा अजय के पास आती है। अजय यही कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारे शादी वाले दिन ऐसा होगा। उसके बाद अप्पू अजय के पास आकर गुस्से से कहने लगता है कि कल मनियन को बुलाओ और ये भी कहना 2-3 बंदे साथ लेकर आए, कल सारे पेड़ चढ़ना है। अजय कहने लगता है ठीक है पापा, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। सुबह होने के बाद अपर्णा घर के थोड़ा आगे जाकर सेल्फी लेने लगती है। मतलब अजय का घर थोड़ा जंगलों में होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, नेचर। इस नेचर को एंजॉय करती रहती है। तभी अपर्णा ये देखती है कि एक पेड़ के ऊपर एक पुराना वाला रेडियो है। अजय वहाँ पर आकर अपर्णा से कहने लगता है हाँ वो रेडियो ही है। कहा जाता है कि रामायण के टाइम सारे वानर सेना यहीं पर थे और आजकल इनके बदले बंदर फैले हैं यहाँ पर। वही बंदरों ने हमारे रेडियो चुराया। बस रेडियो नहीं, काफी सारे सामान हमारे घर से चुरा लिया था और काफी सारी बार ये बंदर चच्चू के खिलौने भी चुराया करते थे। चच्चू को इन बंदरों से बहुत नफरत था। अपर्णा कहने लगती है कि अजय हो सकता है कि यही बंदर तुम्हारे पापा की गन को ले गए होंगे। अजय कहने लगता है कि तुम ऐसा सोचने से पहले मेरे पापा ने ऑलरेडी सोचा, इसीलिए कल रात को पापा ने कहा कि कुछ आदमियों को बुलाओ पेड़ चढ़ने के लिए। सो थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आते हैं, पेड़ चढ़कर उसी गन को ढूंढते रहते हैं,
लेकिन पेड़ों के ऊपर भी वो गन नहीं मिलती, बस पेड़ों के ऊपर आलतू फालतू चीजें होती है। उसके बाद अप्पू कहीं पर जाने के लिए अपने कमरे को लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका दरवाजे का लॉक टूट चुका होता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा ऐसे ही बंद करके बाहर जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद काफी सारी ट्रैफिक जमा होती है, तो अप्पू लगातार हॉर्न बजाते रहता है। ये देखकर वहाँ का पुलिस वाला वहाँ की सारी ट्रैफिक को क्लियर करके अप्पू को भेज देता है। दूसरे सीन में सुमन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो फॉरेस्ट एरिया में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते रहता है, और उसी तरह सुमन एक छोटा सा दारू का बिजनेस भी करते रहता है। काफी सारे लोग चोरी चुपके इसके पास आकर दारू ले जाते रहते हैं। उसी वक्त अप्पू उस जंगल के रास्ते से गुजरते हुए सुमन को हाय बोलने लगता है। दूसरी तरफ अपर्णा अजय के घर में कुछ फोटोग्राफ्स को देखती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि अजय की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। इसकी पहली बीवी का नाम था प्रवीणा और इसके बच्चे का नाम था चच्चू। कुछ सालों पहले चच्चू मिस हो गया। इसके 2 या 3 सालों के बाद इसकी पहली बीवी प्रवीणा मर गई। मतलब प्रवीणा को कुछ कैंसर था। फिलहाल अजय वीडियो कॉल में किसी ऑफिसर से बात करते हुए अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते रहता है। अपने बेटे चच्चू के बारे में थोड़े बहुत डिटेल्स बताते रहता है। खैर दूसरे दिन जब अजय वापस अपने ऑफिस पर आता है तो सारे कोलिग्स अजय से यही पूछने लगते हैं कि हनीमून पर कहाँ पर जा रहे हो। अरे एटलीस्ट अपर्णा को हमारा फॉरेस्ट एरिया तो दिखाओ। वैसे बेंगलुरु में अपर्णा क्या किया करती थी? अजय कहने लगता है वो IT फील्ड में थी। इंटरेस्ट ना होने की वजह से उसने वो जॉब छोड़ दी। उसी वक्त अजय के फ्रेंड को एक कॉल आता है। पता चलता है कि जंगल में फायरिंग हुई। फटाफट से वहाँ पर जाने लगते हैं। उसी वक्त सारे टीवी न्यूज चैनल्स में ये न्यूज चलती रहती है। पुलिस वाले वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। किसी पोस्टर्स पर होल्स पड़े होते हैं। यहाँ का माहौल देखकर वो सारे गाँव वाले सुमन पर ही शक करने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं इसको कि सुमन ने ही कुछ कांड किया होगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि कुछ सालों पहले सुमन नक्सल से मिला हुआ था, मतलब ऐसा रूमर है। और उसी तरह एक दिन सुमन ने लोकल बॉम्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पर फट गया। खैर सारा एरिया चेकिंग करने के बाद एक बंदा हेयर ऑफिसर के पास आकर कहने लगता है कि सर यहाँ पर किसी भी तरह के बॉम्ब्स नहीं है, और उसी तरह पोस्टर्स पर ये होल्स राइफल्स के नहीं है, किसी पिस्तौल के गन के निशान है। तभी ये बातें अजय सुनकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि रिसेंटली इसके फादर की गन मिसिंग हो गई। शायद वही गन से फायरिंग हुई हो सकती है। उसके बाद अजय वापस अपने घर पर आकर अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल में बात करते हुए आज जो हुआ वही सुनाने लगता है। अजय का फ्रेंड अजय को हौसला देने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो काम नक्सल्स का हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। बाद में अपर्णा अजय के पास आकर कहने लगती है कि इतनी रात होने के बावजूद भी आपके पिताजी वापस घर नहीं आए। अजय कहने लगता है कि शायद किसी काम में फंसे होंगे, वो आ जाएंगे, कहीं पर लेट हुआ होगा, और वैसे भी वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर थे ना। दूसरी तरफ अप्पू अपनी गाड़ी से वापस अपने घर पर आने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद इसकी गाड़ी रुक जाती है। फटाफट से अजय को कॉल करके अपना एड्रेस बताकर यहाँ पर आने के लिए कहता है। जब अजय अपने पापा के पास जाकर गाड़ी ऑन करता है तो फटाक से ऑन हो जाती है। खैर घर वापस आने के बाद अप्पू कुछ पेपर्स जंगल में ले जाकर जला रहा होता है। ये चीज अपर्णा ऑब्जर्व करती है, सोचने लगती है कि इतनी रात को पापा क्या जला रहे हैं। अजय को बताने पर अजय और अपर्णा उस जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त बारिश स्टार्ट होती है तो ये जा नहीं पाते। सुबह होने के बाद अजय और अपर्णा शिवा को बुलाकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कल रात अप्पू ने जलाया था। यहाँ का माहौल चेक करके शिवा पूछने लगता है क्या आप लोग यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते हो? अजय कहने लगता है नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं आते, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी अजय उनकी ही होती है। शिवा कहने लगता है कि अक्सर यहाँ पर कोई आकर इसी प्लेस पर कोई चीज जला रहा है। एक बार जलाने से जमीन इतनी काली नहीं होती, लगातार कोई जला रहा है यहाँ पर। अब इन तीनों को देखकर इनके पास अप्पू भी आता है, शिवा की बातें सुनने लगता है। शिवा पूछने लगता है कि अंकल ये एस्टेट कहाँ तक है आपका? अप्पू कहने लगता है ये सारा सब कुछ हमारा ही था, लेकिन आधी जमीन मैंने बेच दिया। खैर बाद में शिवा जाते जाते अजय से ये पूछने लगता है क्या सुमन यहाँ पर आया था? अजय कहने लगता है नहीं तो। शिवा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा सुमन से मिलते जुलते रहते हैं, तुम्हारे पापा को समझाओ माहौल ठीक नहीं है, उस सुमन से ना मिले। बाद में शिवा जब अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो इसके पुलिस स्टेशन को एक मेल आया होता है, तो शिवा इस मेल के बारे में अजय को सुनाने पर ये लोग कर्नाटका जाने लगते हैं। वो मेल इसके बच्चे के बारे में होता है। दूसरी तरफ अप्पू कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स में चच्चू की न्यूज़ पढ़कर अपने नोटबुक में कुछ नोट डाउन करते रहता है। बाद में अप्पू दोबारा सुमन से जा मिलता है। इस तरफ कर्नाटका में ये लोग एक मॉर्चरी रूम में आते हैं, मतलब यहाँ के पुलिस वालों को किसी बच्चे की डेड बॉडी मिली वही दिखाने के लिए। बच्चे की डेड बॉडी देखने के बाद अजय रोते हुए कहने लगता है नहीं, ये मेरा चच्चू नहीं है।
खैर दूसरे दिन ये एक औरत पॉपुलेशन के बारे में नोट डाउन करने के लिए अप्पू के पास आकर घर के और घर वालों के बारे में डिटेल्स पूछने लगती है। अप्पू उस औरत के हाथ में एक लिस्ट थमा देता है कि सारे डिटेल्स इसमें है, लिख लो। लेकिन वो औरत फिर भी पूछने लगती है। अप्पू को अपने बेटे का पूरा नाम याद नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने फोन में देखकर बोलने लगता है। वो औरत अप्पू से कहने लगती है कि घर में और कोई है, मैं उनसे सवाल कर लूंगी। लेकिन अप्पू किसी को भी नहीं बुलाता। हालांकि घर पर इसकी बहू अपर्णा होती है और खिड़की से अपर्णा ये सारी चीजें देख रही होती है। बाद में जब अजय वापस अपने घर पर आता है तो अपर्णा आज जो हुआ वो अजय को बताने लगती है कि मेरे होने के बावजूद भी पापा ने मुझे नहीं बुलाया। मैं जानबूझकर पापा के सामने गई, लेकिन पापा ने मेरे से नॉर्मली बात की, इसके बारे में नहीं बात की। मुझे शक होकर मैं पापा के कमरे में जाकर उनका फोन चेक किया तो फोन में सिर्फ 10 नंबर ही है। उसी वक्त अप्पू अजय के पास आकर जिसको डांटने लगता है कि अजय, मैंने तुमको कितनी बार कहा कि मेरे दरवाजे का लॉक ठीक करवाओ। और उसी तरह अजय ये भी ऑब्जर्व करने लगता है कि इसके पापा आजकल थोड़ा इस पर गुस्सा ही कर रहे हैं। अजय अपर्णा से पूछने लगता है कि तुम पापा के कमरे में क्यों गई। पापा को ये बात पसंद नहीं कि कोई उनके कमरे में जाए। अगर कोई भी उनके कमरे में जाता है तो वो झटके से पहचान लेते हैं, इसलिए पापा हम पर गुस्सा है। अपर्णा कहने लगती है, हाँ मैं पापा के कमरे में गई और वैसे भी मैं पराई थोड़ी हूँ, फैमिली मेंबर हूँ। अजय समझाने लगता है, देखो अपर्णा, पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनके कमरे में जाए, उनकी चीजों को हाथ लगाए। अपर्णा अजय को कुछ टैबलेट्स दिखाकर कहने लगती है कि पापा गुस्सा होने की वजह ये टैबलेट्स भी है। ये टैबलेट्स न्यूरो पेशेंट्स को ही दिया जाता है। एक दिन पापा के फ्रेंड आए थे, अपने फ्रेंड से बात करते हुए नोटबुक में कुछ नोट डाउन कर रहे थे। और वो दिन तो तुमको याद होगा ना कि उस रात पापा ने हमको कॉल किया था कार रुक जाने की वजह से। बात यह है कि वहाँ पर 2 रास्ते थे, शायद पापा भूल चुके होंगे कि असली रास्ता कौन सा है। मुझे लगता है कि पापा को कुछ बीमारी है, डॉक्टर के पास ले जाना बेहतर होगा। तो अजय अपर्णा को अपने पापा के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। देखो अपर्णा, मेरे पापा को भूलने की बीमारी है। पापा को भूलने की बीमारी है, ये चीज चच्चू ने पहले से ही ऑब्जर्व कर लिया था। उसी से मुझे मेरे पापा के बारे में पता चली। उसी वक्त मैंने पापा को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही, लेकिन पापा मुझ पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे थे कि मैं ठीक हूँ। एक दिन मैंने उनके फ्रेंड जाकब को अपने घर पर बुलाया। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ दिनों पहले जाकब अप्पू के पास आकर इससे बात की। बाद में अजय जाकब से कहने लगा कि मेरी माँ मरने के बाद मेरे पापा के अंदर काफी सारे चेंजेस आए और उसी तरह ज्यादा बाहर भी नहीं जाते। जाकब कहने लगता है, देखो अजय, ये तुम्हारे पापा की ऑसम स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली तुम्हारे पापा को पहले से ही भूलने की बीमारी है। अपनी बीमारी को बहुत ही स्मार्टली कवर कर रहे थे। अजय जाकब से पूछने लगता है कि ये आपने कब नोटिस किया। जाकब कहने लगता है कि तुम्हारे पापा रिटायरमेंट की वजह से घर वापस नहीं आए, उनको आर्मी से निकाल दिया गया। सर्विस में होते हुए भी काफी सारी चीजें भूलने लगे तुम्हारे पापा। एक दिन तो अपनी सर्विस रिवॉल्वर ही भूल गए और वो गन मिली वॉशिंग मशीन में। इसी भुलक्कड़ बीमारी की वजह से इसको टर्मिनेट कर दिया गया। इस तरह से असली सच्चाई जाकब अजय को बताने लगता है। प्रेजेंट डे पर यही सच्चाई अजय अपर्णा को बताने लगता है। दूसरे दिन अपर्णा उसी जंगल में जाकर बस ऐसे ही चेक करने लगती है। वहाँ पर काफी सारे टॉयज नजर आते हैं, वही चच्चू के। बाद में वापस अपने कमरे में आकर चच्चू के बचपन के वीडियोस देखती रहती है लैपटॉप में। बाद में अपर्णा अजय से ये पूछने लगती है कि तुम्हारे पापा चच्चू के साथ कैसे थे। अजय कहने लगता है कि जब चच्चू 2 साल का था उस वक्त प्रवीणा को कैंसर हुआ, जिस वजह से हम लोग अक्सर हॉस्पिटल को आया जाया करते थे। पापा ही चच्चू की केयरिंग कर रहे थे। अपर्णा पूछने लगती है, क्या पापा को चच्चू के मिसिंग के बारे में कुछ पता हो सकता है? मतलब शायद इसके बारे में उनको कुछ पता हो और वो भूल चुके होंगे। तुम्ही ने कहा था ना कि लास्ट टाइम तुमने चच्चू को तुम्हारे पापा के पास छोड़कर प्रवीणा को हॉस्पिटल ले गए। जब वापस घर पर आए चच्चू मिसिंग था। अपर्णा की बातें सुनने के बाद अजय सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल में किसी की डेड बॉडी मिली। पुलिस वाले फॉरेंसिक वाले वहाँ पर पहुंचकर अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। अब ये चीजें अजय के घर के पास ही घट रही होती है। अजय और अपर्णा वहाँ पर जाने लगते हैं। शिवा इन दोनों को देखकर कहने लगता है, अरे यार तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए? फटाफट से घर जाओ, बाद में आकर सुनाऊंगा मैं। उसके बाद एक फॉरेंसिक वाला पुलिस के पास आकर कहने लगता है कि सर इस गड्ढे में एक कंकाल मिला, लेकिन ये कंकाल इंसान का नहीं है, किसी बंदर का है। उसी रात अजय का एक फ्रेंड अजय के पास आता है। जंगल में जो बंदर का कंकाल मिला उसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। अजय का फ्रेंड कहने लगता है कि अभी अभी वेटरनिटी हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट आई कि वो बंदर गोली लगने की वजह से मर गया। यहाँ पर एक और बात यह है कि जिस जगह पर उस बंदर का कंकाल मिला 2 साल पहले वो जमीन अप्पू की ही थी। दूसरी तरफ कमरे में अप्पू कुछ न्यूज़पेपर्स को बाहर निकालकर कुछ चीजें नोट डाउन करते रहता है।
बाद में अजय अपने घर के अंदर आकर अपर्णा से यही बात कहने लगता है कि वो बंदर गोली लगने की वजह से मर गया और उसी तरह उस बंदर को मरे हुए 3 साल हुए और उसी तरह मेरे पापा ने उस प्रॉपर्टी को 2 साल पहले ही बेच दिया था। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स के बीच इसी केस के बारे में डिस्कशन चलते रहता है। एक पुलिस वाला अपने हायर ऑफिसर से कहने लगता है कि सर उस बंदर के अंदर जो बुलेट पाई गई वो .32 की है, वही साइज की बुलेट अप्पू सर के गन में भी फिट होती है। सो उसी तरह से अप्पू सर की गन होने की चांसेस है। एक कांस्टेबल कहने लगता है कि सर अप्पू सर का पोता भी चच्चू 3 साल पहले ही मिसिंग हो गया था और वैसे भी पहले भी वो बच्चा मिसिंग हो गया था। जब भी वो अपनी फैमिली वालों को मिलता तो कोई ना कोई कहानी सुनाता। जब तीसरी बार वो बच्चा मिस हो गया अभी तक नहीं मिला। हम लोगों ने उस बच्चे की बहुत तलाश की लेकिन वो बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला। दूसरी तरफ जब अजय कहीं पर जा रहा होता है तो ये देखता है कि इसके पापा सुमन से बात कर रहे हैं। बाद में अजय अपने पापा से बात करते हुए पूछने लगता है कि पापा आपकी गाड़ी कहाँ पर है। अप्पू कहने लगता है कि गाड़ी में पेट्रोल हो गया। अजय कहने लगता है अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया, कल ही तो फिल कराया था। ओके ठीक है आप बैठिए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। इस तरह से रास्ते के दरमियान में उस बंदर के बारे में बात करते रहता है लेकिन अप्पू कुछ भी जवाब नहीं देता। खैर अब मूवी के दरमियान में हम ये देखते हैं कि अप्पू लगातार किसी हॉस्पिटल पर आकर कुछ बिल्स को पूछते रहता है। वो हॉस्पिटल वाले भी अप्पू को कुछ बिल्स देते रहते हैं। एक दिन जब अप्पू वापस अपने घर पर आ रहा होता है तो उसी 2 रास्तों के पास आकर कंफ्यूज होकर रह जाता है। समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते से जाए। तभी लकीली इनके गांव को जाने वाली बस से जाने पर इसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसके बाद जब अप्पू अपने घर पर आता है तो इसका फ्रेंड अमृत होता है। अप्पू से कहने लगता है अरे यार फाइनली तुम मिल ही गए, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कब आऊं। अप्पू अमृत को पहचान नहीं पाता, घर के अंदर आकर फोटोज देखकर पहचानता है और उसी तरह अप्पू ने अमृत के नाम की एक नोट्स भी बनाई होती है। इस नोट्स को देखते हुए अमृत से इसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है। ये अमृत भी आर्मी वाला ही होता है। तभी अप्पू अपने नोट्स में ये देखता है कि ये अमृत आर्मी जैसा वाला बंदा नजर नहीं आता और उसी तरह इसकी बातें झूठी है, ये जो भी कहता है सब कुछ झूठ है। अप्पू इस अमृत से कुछ सवालात पूछने लगता है तो अमृत घबराते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में इन दोनों के बीच हल्के से हाथापाई होने लगती है। तभी अमृत अप्पू के पास वो नोट्स देखकर कुछ पन्ने फाड़कर जेब में रख लेता है। उसी वक्त अजय और अपर्णा वापस अपने घर पर आते हैं तो अमृत बहुत ही नॉर्मल से बात करने लगता है। बस इस रास्ते से जा रहा था, सोचा तुम्हारे पापा से मिल लूं। लेकिन अप्पू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। अभी जो घटना हुई ये उसी वक्त भूल चुका होता है। दूसरी तरफ 2 फोटोग्राफर्स पुलिस स्टेशन के पास आकर एक फोटो दिखाने लगते हैं। उस फोटो में एक बंदर के पास एक गन होती है। तो ये पुलिस वाला अप्पू को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर उस फोटो को दिखाकर पूछने लगता है क्या ये गन आप ही की है। अप्पू कहने लगता है हाँ ये गन मेरी ही है। सो बाद में वो पुलिस वाला अपने हायर ऑफिसर्स के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि सर वो गन अप्पू सर की ही हो सकती है क्योंकि ये गन दूसरों की हो नहीं सकती। सारे लोगों ने अपने अपने गन्स सरेंडर कर दिया। दूसरा पुलिस वाला कहने लगता है कि हो सकता है उस बंदर के हाथ में जो गन है वो नकली है, खिलौना हो सकता है और वैसे भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। पब्लिक में ऐलान कर दो कि वो थोड़ा चौकन्ना रहे। दूसरी तरफ अप्पू अपने कमरे से कुछ पेपर्स को गैदर करके दोबारा वही जंगल में जाकर जलाने लगता है। तभी ये चीज चोरी चुपके अपर्णा देख लेती है। अप्पू जाने के बाद अपर्णा उस जगह पर जाकर उन पेपर्स को हासिल करने की कोशिश करने लगती है। तभी अप्पू यहाँ पर आकर अपर्णा को साइड में हटा देता है। जब इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा हो रहा होता है तो तभी यहाँ पर अजय आकर इन दोनों के झगड़े को रोकने लगता है। इसी दरमियान में ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी अप्पू जो हुआ वो भूल जाता है। अजय और अपर्णा को उल्टा डांटने लगता है कि तुम दोनों को कुछ प्रॉब्लम है तो घर के अंदर जाकर लड़ाई करो, बाहर आकर क्यों लड़ाई कर रहे हो। अपर्णा अजय से कहने लगती है कि देखो अजय तुम्हारे पापा कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं, वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाले अप्पू के घर पर आकर अप्पू से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अजय और अपर्णा सुमन के पास जाते हैं, पूछने लगते हैं कि मेरे पापा अक्सर तुमसे क्यों मुलाकात करते हैं। तो सुमन जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन जब मैं कहीं पर जा रहा था तो मुझे गन फायर की आवाज़ सुनाई दी। जंगल के अंदर आकर देखा तो तुम्हारे पापा चच्चू को बहुत मार पीट रहे थे। फटाफट से मैंने वहाँ पर जाकर तुम्हारे पापा को रोक दिया। अप्पू कहने लगता है कि ये बच्चा है, इसने मेरी लॉकर से मेरी गन लेकर उसको अनलॉक करके एक बंदर को मार दिया। इस तरह से एक मरे हुए बंदर को दिखाने लगता है। सुमन पूछने लगता है कि इसकी मम्मी पापा घर पर नहीं। अप्पू कहने लगता है पता नहीं वो दोनों कहाँ पर है, इसको मेरे सर पर बिठाकर चले गए। मतलब उस वक्त अजय और प्रवीणा हॉस्पिटल गए थे। अब इसके बारे में किसी को भी पता ना चले इसलिए अप्पू और सुमन उस बंदर को उसी जगह पर दफना देते हैं
और ये सारी चीजें एक बंदर ऊपर बैठकर देख रहा होता है। और इसी तरह मूवी के दरमियान में ये बंदर हमेशा अप्पू को ही देखते रहता है। उसके बाद अप्पू इस चीज को भूल जाता है, ऐसे बिहेव करने लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद एक दिन अप्पू सुमन के पास जाकर ये कहने लगता है कि इसकी गन गायब हो चुकी है। सुमन अप्पू को दोबारा उसी दिन का इंसिडेंट बताने लगता है। मतलब अप्पू ने चच्चू को मार पीट रहा था क्योंकि चच्चू इसकी गन लेकर एक बंदर को मार दिया। इन दोनों ने उस बंदर को दफना दिया। उसके बाद अप्पू हर रोज सुमन के पास आकर इसको हाय हल्लो बोलते हुए उसी दिन का इंसिडेंट बार बार सुनते रहता है और अप्पू ऐसे सुनने लगता है कि जैसा ये पहली बार सुन रहा है। खैर उसके बाद अपर्णा उसी जले हुए पेपर्स के पास जाकर कुछ टुकड़ों को गैदर करने लगती है। अजय पुलिस स्टेशन पर जाकर पुलिस वालों पर भड़कने लगता है कि मेरे पापा 70 साल के हैं और बेफिजूली में इतनी देर तक पुलिस स्टेशन में बिठाया। शिवा अजय को समझाते हुए साइड में लाता है कि अजय मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया। इस तरफ अपर्णा एक पेपर में ये देखती है कि टोटल 6 बुलेट्स है, इनमें से 2 बुलेट्स मिसिंग है। अपर्णा अप्पू के कमरे में आकर सब कुछ तलाश करती रहती है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाला अप्पू को काफी सारे सवालात पूछते रहता है। अप्पू कुछ भी जवाब नहीं देता और उसी तरह ये बैठे बैठे ही सुसु करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा अमृत पुलिस स्टेशन पर आता है। एक्चुअली ये अमृत कोई आर्मी वाला बंदा नहीं होता, अप्पू का सीक्रेट थेरेपिस्ट होता है। हर 1 या 2 महीने में अप्पू के पास आकर उसके कंडीशन को जानने की कोशिश करते रहता है। अमृत अप्पू से झूठ कहकर मिलता था। पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर अगर अप्पू कुछ ज्यादा पैनिक होते हैं तो झटके से सारी चीजें भूल जाते हैं। इस तरह से मेडिकल रिपोर्ट भी देने लगता है। सो वो पुलिस वाला अपने हायर ऑफिसर्स के पास जाकर ये मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहने लगता है सर इस अप्पू सर को मेंटली काफी सारे प्रॉब्लम्स है। अगर इनके बारे में बाहर बात आएगी तो मीडिया वाले हम पर ही थूकेंगे क्योंकि अप्पू सर को ये प्रॉब्लम 16 साल पहले ही थी, लेकिन उनके पास गन 8 साल से है। कोर्ट हमें ही थूकेगी कि इस पागल बुढ़ाऊ को आप लोगों ने गन कैसे दी। बेहतर इसी में है कि हम इनको छोड़ दें। इस तरफ अपर्णा को किसी लॉकर में वो गन नजर आती है और उसी वक्त अजय अपने पापा को लेकर वापस अपने घर पर आता है। अप्पू अपने कमरे में आते समय भाप लेता है कि कोई इसके कमरे में आया। अजय को डांटने लगता है कि कौन मेरे कमरे में आया था। अपर्णा उस डॉक्टर अमृत से बात करते हुए पूछने लगती है कि कोई क्यों अपनी यादें जलाएगा। अमृत कहने लगता है क्यों नहीं जलाएगा, अगर किसी चीज को भूलना चाहता हो तो उस चीज को जला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे व्हाट्सएप में जो भी अननेसेसरी मैसेजेस होते हैं उनको डिलीट कर देते हैं। सेम उसी तरह से अननेसेसरी मेमोरीज को अप्पू मिटा देता है। बाद में अपर्णा अजय के पास आकर वो नोट दिखाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे पापा ने इस नोट में ये लिखा पूरे 6 बुलेट्स है, 2 मिसिंग है। 1 बुलेट से बंदर मर गया, दूसरे बुलेट का क्या हुआ। अजय उल्टा अपर्णा को डांटने लगता है कि तुम पापा के कमरे में क्यों गई, मैंने तुमसे मना किया था ना। अपर्णा अजय को वो गन दिखाते हुए पूछने लगती है कि तुम्हारे पापा की गन तो यहीं पर है, तो उस बंदर के पास किसकी गन है, क्यों तुम्हारे पापा अपनी गन को पुलिस को सरेंडर नहीं किया, गन होने के बावजूद भी मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज की। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा कुछ छुपा रहे हैं, हो सकता है वो भूलने का नाटक कर रहे हो। अजय कहने लगता है कि बस करो अपर्णा तुम्हारे सवाल, जैसा तुम चच्चू के बारे में जानना चाहते हो पापा भी चच्चू के बारे में जानना चाहते हैं। पुराने न्यूज़पेपर्स के जरिए से क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी ढूंढ रहे हैं। जब जब उन्हें ये लगता है कि वो खुद प्राइम सस्पेक्ट है, यही सोचते रहते हैं क्या मैंने कोई गलती करके भूल गया। वो जो भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते उन पेपर्स को गैदर करके वो जलाते रहते, अपने मेमोरी से मिटाते रहते हैं। पेपर्स जलाने के बाद दोबारा चच्चू के बारे में फर्स्ट से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस तरह से ये हर बार एक लूप की तरह करते आ रहे हैं। अपर्णा अजय से कहने लगती है कि पापा ने ऑलरेडी इस केस को सॉल्व कर लिया। देखो अजय तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमने पुलिस वालों को क्या कहा था, हॉस्पिटल पर गए थे चच्चू के बर्थडे के दिन, मतलब 19 मार्च, लेकिन तुमने पुलिस वालों से ये क्यों कहा कि चच्चू 20 तारीख को मिस हुआ। तो अजय अपर्णा से जो हुआ वो सब कुछ सच बताने लगता है। सीन 3 साल पहले शिफ्ट होता है। अजय अपनी बीवी प्रवीणा के साथ वापस अपने घर पर आकर वो दोबारा कुछ काम से बाहर जाता है। शाम को जब वापस घर पर आता है तो घर में चच्चू की लाश पड़ी होती है और चच्चू के पास ही इसकी माँ प्रवीणा बैठी होती है। अजय इस चीज को देखकर शॉक में रह जाता है, बहुत फूट फूट के रोने लगता है। अपनी बीवी से पूछने लगता है कि क्या हुआ। प्रवीणा कहने लगती है कि चच्चू अपने दादाजी की गन लेकर खेल रहा था, मैंने उसको मना किया, गन छीनने की कोशिश की, इसी दरमियान में गोली चल गई और चच्चू मर गया। मेरा चच्चू मुझे चाहिए अजय। तो बहुत देर तक ये दोनों चच्चू के पास बैठकर फुट फुट के रोने लगते हैं। उसके बाद अप्पू वापस अपने घर पर आता है। अजय अप्पू को इसके बारे में बताने की कोशिश करने लगता है लेकिन बताता नहीं, क्योंकि बताकर क्या फायदा,
ये वैसे भी भूल जाता है। वापस जब अपने बीवी के पास आता है तो ये कॉन्शियस में होती है। फटाफट से इसको हॉस्पिटल ले जाता है। प्रवीणा आत्महत्या करने की कोशिश की। वहाँ की डॉक्टर अजय से कहने लगती है कि ये तो आत्महत्या का केस है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अजय कहने लगता है, नहीं मैडम, ऐसा मत करिए, एक्चुअली मेरी बीवी का कीमोथेरेपी चल रहा है, शायद इसने टैबलेट्स ओवरडोज ले लिया। प्रूफ के लिए वो डॉक्टर अजय से प्रवीणा के मेडिकल रिपोर्ट्स मांगने लगती है। जब अजय वापस अपने घर पर आता है तो इसके घर में चच्चू की डेड बॉडी नहीं होती और उसी तरह वो कमरा साफ सुथरा नजर आता है। इसके बारे में पूछने के लिए अपने पापा के पास जाता है तो इसका पापा अजय से ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसा पूरा दिन में इसने आज पहली बार अजय को देखा। मतलब पूछने लगता है कि सारा दिन तुम कहाँ पर थे। अब ऐसी हालत में अजय अप्पू से क्या पूछता, अगर अप्पू कुछ जानता भी है तो ये भूल चुका होगा। बाद में अजय अपनी बीवी को वापस अपने घर पर लाकर ट्रीटमेंट करने लगता है। उसके बाद शायद इसकी मौत भी हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद अप्पू को अपने पोते के बारे में याद आता है और इसी तरह इसके गन में 2 बुलेट्स मिसिंग है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तो फाइनली अप्पू इस केस को सॉल्व कर देता है कि सुमन ने कहा कि चच्चू ने मेरी गन से एक बंदर को मार दिया, दूसरी बुलेट का क्या हुआ, जिसका मतलब तुम दोनों ने ही चच्चू को मार दिया। जिसने भी किया हो जानबूझ के नहीं किया होगा ना, ये चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरह से सारे सबूतों को जला देता है अप्पू। सुबह होने के बाद अप्पू दोबारा इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इस तरह से हर रोज यही सिलसिला चलते आ रहा है। प्रेजेंट पर यह सुनने के बाद अपर्णा बहुत दुखी होने लगती है। उसके बाद अजय और अपर्णा कुछ काम से नागपुर जाने लगते हैं। अब क्लाइमैक्स के बारे में बात करें तो इट्स अ सिंपल थिंग। जब अजय अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल गया था तो इसी दरमियान में अप्पू चच्चू की डेड बॉडी को देखा और इसी तरह अपनी गन को भी, तो किसी को भी शक ना हो इसीलिए अप्पू अपने ही स्टेट में चच्चू को दफना दिया और इसी तरह अपनी गन को अपने पास ही रख लिया। अब शायद अप्पू उस वक्त पैनिक हुआ होगा जिसकी वजह से उस घटना के बारे में ये भूल जाता है। जब दोबारा अप्पू को अपने पोते के बारे में याद आता है तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वही सारी चीजें दोहराने लगता है, सबूतों को जलाने लगता है। अपने पापा की हालत को देखकर अजय भी कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।